मुझे स्वर्गीय दाओ हेवनली डाओ ने श्राप दिया था और एक अमर पुनर्जन्म वाला शरीर दिया था। हर बार जब मैं मरता, समय फिर से पीछे लौट जाता। मेरे 18 साल की उम्र पर मेरी सारी साधना मिट जाती, लेकिन मेरी यादें बनी रहती। इस जन्म में जब मैं एक बार फिर भाग्य की उसी शुरुआत पर खड़ा था, वो फिर से सामने आ गई। अमरलोक की संत कन्या सेंटेस, जिसने पिछले 99 जन्मों में मुझे हर बार मार डाला था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस जन्म में मैं किसी और चीज की साधना नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक ही चीज की साधना करूंगा। कैसे उसे और उन ऊंचे सिंहासनों पर बैठे देवताओं और अमरों को हमेशा के लिए मिटा दूं, ताकि उन्हें कभी दोबारा जन्म लेने का मौका ना मिले। हा हा हा। मैं जोर से हंस पड़ा। मेरी हंसी लगातार बढ़ती गई। पूरा शरीर कांपने लगा। आंसू फटी हुई चटाई पर गिरने लगे। 99वां जन्म। यह वो 99वां अवसर था जब उस औरत ने मुझे मार डाला था, और 99वीं बार मैं फिर इसी अभिशप्त शुरुआत पर लौट आया था। लियू रुयान, याओची की सेंटेस। हर बार जैसे ही मैं उस अंतिम सीमा को छूने वाला होता, वो उतर आती, अपने सबसे पाखंडी स्वर में कहती, ये रास्ता बंद है, इस दाव को समाप्त करना ही होगा। फिर अपने ही हाथों से मेरी हर चीज नष्ट कर देती। मैं एक सॉर्ड कल्टीवेटर, अकेला विजेता, युद्ध में मारा गया। मैंने हर रास्ता आजमाया। 99 जन्मों की यादें मेरे दिमाग में टूटी हुई कांच की किरचों की तरह भरी हुई थीं। हर टुकड़ा मेरी आत्मा को चीरता रहता था। मैंने कभी सोचा था कि यह एक वरदान है, कि अनंत पुनर्जन्म का मतलब अनगिनत मौके हैं अपनी गलतियां सुधारने के। लेकिन मैं गलत था। पिछले जन्म में जब मैं उस अंतिम बाधा को तोड़ने ही वाला था, वो अपने साथ अमरलोक के सम्राट इमॉर्टल एम्परर की छाया लेकर आई, और 9 दिव्य तलवारें जो अमर ऊर्जा इमॉर्टल ची से भरी हुई थीं। वो युद्ध इतना भयंकर था कि मानो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों कांप उठे हों। लेकिन अंत में मैं फिर भी उस अभिशप्त 9 हेवनली सॉर्ड फॉर्मेशन द्वारा कुचल कर मार दिया गया। मगर मेरी आत्मा पूरी तरह नष्ट होने से ठीक पहले मैं समय और स्थान की दरार से एक चीज छीन लाया। मैंने अपने कपड़े हटाए और अपनी बाईं छाती की ओर देखा। त्वचा के नीचे एक बेहद हल्की, लगभग अदृश्य धूसर रोशनी धीरे धीरे घूम रही थी। वो आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, न ही वो किसी ज्ञात शक्ति का रूप थी। वो थी शून्य, रिक्तता। हर अस्तित्व के अंत के बाद बची हुई पूर्ण निस्तब्धता। मेरे दिल की हर धड़कन के साथ एक टूटी हुई जानकारी मेरे मन में उभर आई। वॉइड ओरिजिन, रिवर्स डाओ, दिवावर। ये आध्यात्मिक ऊर्जा को नहीं निगलता, ये स्वयं अस्तित्व को निगल जाता है। तो यही सच है। मेरे होठों से धीमी हंसी निकली। वो इतनी भारी और खुरदरी थी, जैसे पत्थर आपस में रगड़ रहे हों। 99 जन्म, 99 पुनर्जन्म। मैंने हर रास्ता खोजा, और अंत में उत्तर निकला, सबसे क्रूर लूट। अगर हेवनली डाओ मुझे हर बार एक असामान्य तत्व मानकर मिटाता रहा, तो इस बार मैं ही हेवनली डाओ को निगल जाऊंगा। अरे, स्पिरिट टेस्टिंग हॉल वाले आ गए हैं, जल्दी बाहर निकल। आंगन के बाहर से स्टुअर्ड लिन की तीखी आवाज सुनाई दी। मैं उठा और दरवाज़ा खोल दिया। स्टुअर्ड लिन फिर से दरवाज़ा पीटने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेरी आंखों से मिली, उसका पूरा शरीर वहीं जम गया। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो 2 कदम पीछे हट गया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं सीधे मुख्य सभा कक्ष की ओर चल पड़ा। हर कदम मेरे पिछले 99 जन्मों की यादों से एक हो रहा था। स्पिरिट टेस्ट पहले जैसा ही होगा। स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। मुझे बिना स्पिरिचुअल रूट वाला घोषित कर दिया जाएगा, एक निकम्मा इंसान। फिर मुझे पश्चिमी पहाड़ों की ब्लैक आयरन माइन भेज दिया जाएगा। यही वो जगह थी जहां मेरे पहले जन्म का भाग्य बदल गया था, और यहीं से मेरा स्वप्न शुरू हुआ था। लेकिन इस जन्म में सब कुछ अलग होगा। मुख्य सभा लोगों से भरी हुई थी। क्लैन हेडलिन युआनशन मुस्कुराते हुए हरे वस्त्र पहने एक साधक के साथ खड़ा था। वो था वांग जीशी, किंग्यू सेक्ट का साधक, की रिफाइनमेंट की 7वीं परत का विशेषज्ञ। इस छोटे से इलाके में उसकी गिनती बड़े लोगों में होती थी। बीच में एक मेज पर स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन रखा था, हल्की नीली चमक बिखेरता, मुट्ठी जितना बड़ा। सबसे पहले ले न्यूटियन आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ पत्थर पर रखा। तुरंत ही स्पिरिट स्टोन तेजी से चमक उठा। दोनों ओर सुनहरी और लाल रोशनी फैल गई। वांग जीशी ने घोषणा की, लिन्योटियन, मेटल और फायर की डुअल स्पिरिचुअल रूट्स, उच्चतम स्तर की प्रतिभा। पूरे हॉल में हलचल मच गई। लिन युआनशन जोर से हंसने लगा। लिन न्यूटियन ने गर्व से सिर ऊंचा कर लिया और सबकी ईर्ष्या भरी निगाहों का आनंद लेने लगा। उसके बाद एक एक करके बाकी युवक आगे आए। 3 स्पिरिचुअल रूट्स, 4 स्पिरिचुअल रूट्स, 5 स्पिरिचुअल रूट्स, सामान्य प्रतिभा। आखिरकार मेरी बारी आ गई। अनगिनत निगाहें मेरी ओर उठीं। तिरस्कार, उपेक्षा, दया। मैं आगे बढ़ा और अपना हाथ ठंडे स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन पर रख दिया। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। कुछ भी नहीं हुआ, जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं। पूरा हॉल शांत हो गया। अगले ही पल मुख्य परिवार की ओर से ठहाकों की आवाज गूंज उठी।
मुझे सबसे नीचे स्थित तीसरी खदान माइन 9-3 में भेज दिया गया। मेरे आसपास ऐसे खनिक थे जिनकी आंखों से उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। निगरानी करने वाले ओवरसीयर्स के हाथ में कोड़ा था जो किसी भी पल हमारी पीठ पर बरस सकता था। हवा में धूल, खून और हल्की सड़ांध की गंध फैली हुई थी। लेकिन मैंने कुछ और महसूस किया। घृणा, मृत्यु की आभा, इतनी घनी कि मानो हवा में घुलकर काली धुंध बन गई हो। यह खदान अनगिनत वर्षों से उन लोगों की कब्र बनती रही थी जो यहाँ दब कर मरे, जो थक कर मरे, जो यातनाओं में मरे। उनका क्रोध, उनकी निराशा, उनकी अधूरी इच्छाएं सब मिलकर इस पूरी जगह को भर चुकी थीं। दूसरों के लिए यह अभिशप्त स्थान था, लेकिन मेरे लिए यह एक अन्न भंडार था। मैं यांत्रिक ढंग से अपनी कुदाल चलाता रहा, साथ ही अपनी आत्मा से उस धूसर वॉइड ची को धीरे धीरे मार्ग दिखाने लगा। उसने शिकार शुरू कर दिया। मृत्यु की एक पतली लहर निगल ली। पसीने से निकलती क्षीणहीन ऊर्जा निगल ली। मिट्टी में छिपी क्षय होती खनिज ऊर्जा, उसे भी नहीं छोड़ा। वॉइड ची धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो बदले में जीवन शक्ति मुझे वापस लौटाने लगी। मेरा सूखा हुआ शरीर ऐसे भरने लगा मानो बरसों से सूखी धरती पर पहली बारिश हुई हो। मेरी ताकत वापस आने लगी। मेरी इंद्रियां पहले से कहीं अधिक तेज हो गईं। और उससे भी अधिक अद्भुत बात यह हुई कि जब वॉइड ची ने एक ऐसे खनिक की बची हुई घृणा का टुकड़ा निगला जो पत्थरों के नीचे दबकर मरा था, तब मेरे हाथों की कुदाल बदल गई। अब मुझे धुंधला सा महसूस होने लगा कि चट्टान का कौन सा हिस्सा सबसे कमजोर है। सिर्फ 3 दिनों में मेरी खनन गति पुराने मजदूरों से कहीं अधिक हो गई। निगरानों ने भी ये बात नोटिस कर ली। उन्होंने मेरा दैनिक कोटा 30% बढ़ा दिया। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं थी। यही तो मैं चाहता था। इसके बाद के आधे महीने तक मैंने खुद ही उस परित्यक्त सुरंग में जाने की मांग की जिसे सब लोग भूतों वाली सुरंग कहते थे। वहीं वॉइड ची पागलों की तरह बढ़ने लगी। मेरा शरीर चुपचाप बदलने लगा। मेरी मांसपेशियां विस्फोटक शक्ति से भर गईं। मेरी हड्डियों पर धातु जैसी हल्की चमक दिखाई देने लगी। ताकत, रफ्तार, सहन शक्ति, हर चीज सामान्य बॉडी टेम्परिंग साधकों से बहुत आगे निकल चुकी थी। अब मुझे मृत्यु और सड़न की गंध सहज रूप से महसूस होने लगी। मैं बता सकता था कि कहाँ मृत्यु ऊर्जा सबसे अधिक है, और चट्टानों की कमजोर जगहें भी साफ महसूस होने लगी थीं। फिर एक रात मुझे खदान के सबसे गहरे हिस्से में भेजा गया। वहां अभी अभी धंसाव हुआ था। लंबी अंधेरी सुरंग में सिर्फ मेरी कुदाल की आवाज गूंज रही थी। यहाँ मृत्यु की ऊर्जा इतनी घनी थी कि वो काली धुंध जैसी दिखाई देती थी। मैंने अपनी टोकरी नीचे रखी। उसी समय मुझे एक आवाज सुनाई दी, सर सर। ये चूहा नहीं था। अंधेरे के भीतर से एक धूसर काला, आधा पारदर्शी जीव बाहर रेंगता हुआ निकला। उसका आकार किसी जंगली कुत्ते जितना था। उसका शरीर सड़े हुए मांस के टुकड़ों की तरह जुड़ा हुआ दिखाई देता था। उसकी सतह पर असंख्य पीड़ित चेहरे उभरते और गायब होते रहते थे। वे बिना आवाज के चीख रहे थे। उसके पूरे शरीर से घनी घृणा और मृत्यु ऊर्जा धुएं की तरह निकल रही थी। कॉर्प्स रेत, एक निम्न स्तर का दुष्ट प्रेत जो जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति खाकर जीवित रहता था। अगर यह मेरा पिछला जन्म होता तो मैं उसे एक ही वार में मार देता, लेकिन अभी मेरे पास केवल वॉइड ची की एक पतली धारा थी और एक मजबूत शरीर। वो मेरी ओर झपटा। मैं पीछे नहीं हटा। मैंने वॉइड ची को अपने दाएं हाथ में एकत्र कर लिया। त्वचा के नीचे हल्की धूसर नसें चमक उठीं। मैंने अपनी जंग लगी कुदाल को सांप की तरह सीधा आगे धकेला। वो बिल्कुल सही जगह जा लगी, उस प्रेत के भीतर मौजूद सबसे घने मृत्यु ऊर्जा वाले केंद्र पर। ऐसा लगा मानो लाल गर्म लोहे की छड़ बर्फ में घुस गई हो। प्रेत का पूरा शरीर कांप उठा। उसके शरीर को बनाने वाली धूसर ऊर्जा पागलों की तरह मेरी कुदाल में समाने लगी। वॉइड ची ने उसे लालच से निगलना शुरू कर दिया। कुछ ही सांसों में वो पूरी तरह गायब हो गया। वॉइड ची पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। जो ऊर्जा वापस मिली उससे मेरी हड्डियां चरमराने लगीं। मेरा रक्त उबलने लगा। जीवित दुष्ट प्राणी, उनकी ऊर्जा सिर्फ मृत्यु ऊर्जा से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। मैंने अपनी कुदाल की ओर देखा। उस पर यिन ऊर्जा के कारण हल्की जंग लग चुकी थी। मुझे या तो इससे बेहतर हथियार चाहिए या अपने शरीर को ही हथियार बनाना होगा। मैंने खदान की और भी गहराई की ओर देखा। वहां मृत्यु ऊर्जा और भी घनी थी। मैंने कुदाल अपने कंधे पर रखी और ऐसे भीतर चला गया जैसे कोई भेड़ियों का झुंड देखकर भी मुस्कुराता हुआ शेर शिकार पर निकल पड़ा हो। वो लड़का कुछ ज्यादा ही अजीब है। एक निगरानीकर्ता ओवरसियर ने एक आंख वाले प्रभारी तू लाओगी से रिपोर्ट की। तीसरी खदान की गहराई में पहले ही 6 लोग गायब हो चुके हैं। ना कोई जिंदा मिला, ना कोई लाश, लेकिन वो दिन ब दिन और ताकतवर होता जा रहा है। ऊपर से वो तो खुद ही लाशों के ढेर वाली जगहों पर जाता है। तू लाओगी की बॉडी टेम्परिंग रियल्म की तीसरी परत की शक्ति थी। उसके हाथ अनगिनत लोगों के खून से रंगे हुए थे। उसकी एकमात्र आंख में क्रूर चमक उभर आई।
हम्फ, भूत प्रेत बनकर लोगों को डराता है। आज रात मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा। उस रात तू लाओगी अपने 8 भरोसेमंद आदमियों को साथ लेकर तीसरी खदान की गहराई में घुसा। सबके हाथों में तलवारें थीं और जलती हुई मशालें। जब वे सबसे विशाल गुफा तक पहुंचे, उन्होंने मुझे देखा। मैं आग के अलाव के सामने शांत बैठा था। 1 महीने तक लगातार निगलने दबाव के बाद मेरा शरीर पूरी तरह बदल चुका था। मेरी काया लंबी और संतुलित हो गई थी। त्वचा के नीचे छिपी ताकत साफ महसूस होती थी। मेरी आंखें असामान्य रूप से शांत थीं, इतनी शांत कि डर पैदा कर दें। लिन जिन, क्या तुमने लोगों को मारा है? तू लाओगी ने गरज कर पूछा। मैंने धीरे से उसकी ओर देखा। मैं तुम लोगों का बहुत देर से इंतजार कर रहा था। हरामजादे, आज यहीं मरोगे। तू लाओगी गुस्से से दहाड़ा। सब लोग एक साथ हमला करो। 8 निगरानी करता मेरी ओर टूट पड़े। मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया। मेरी दाहिनी तर्जनी उंगली हल्के से हिली। उसने पहली तलवार को छू लिया। टिंग! तलवार उसी पल टुकड़ों में बिखर गई। उसका मालिक अचानक अंधा सा हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पूरी जीवन शक्ति एक ही पल में वॉइड ची ने निगल ली। दूसरा, तीसरा, मैं किसी भूत की तरह भीड़ के बीच घूम रहा था। हर बार जब मैं हाथ उठाता, एक आदमी गिर जाता। हर मरते हुए व्यक्ति की मृत्यु ऊर्जा, उनका रक्त, उनका भय, सब कुछ मेरे चारों ओर बने अदृश्य क्षेत्र द्वारा खींच लिया जाता। वॉइड की पागलों की तरह बढ़ती चली गई। मैं जितना अधिक लड़ता, उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता। राक्षस! बाकी बचे लोग डर के मारे टूट गए। वे मुड़कर भागने लगे, लेकिन मैं बिजली की तरह उनके बीच से गुजरा। धड़ धड़ धड़! कुछ ही पलों में 8 लोग जमीन पर पड़े थे। कोई भी जीवित नहीं बचा। अब वहां केवल तू लाओगी अकेला खड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कांपते हाथों से अपनी बड़ी घोस्ट हेड सेबर बाहर निकाली। बॉडी टेम्परिंग रियल्म की तीसरी परत की पूरी शक्ति उसके शरीर से फूट पड़ी। उसने पूरी ताकत से मेरी ओर वार किया। मैंने न बचने की कोशिश की, न पीछे हटा। मैंने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। 5 उंगलियां पंजे की तरह फैल गईं। वॉइड ची उनके चारों ओर लिपट गईं। ठाक! मैंने नंगी हथेली से उसकी तलवार पकड़ ली। जहां मेरी हथेली और तलवार का संपर्क हुआ, वहां से इस जैसी आवाज आने लगी। उसकी तलवार तेजी से जंग खाने लगी। धातु कमजोर होती चली गई। कुछ ही क्षणों में वो लगभग टूटने की हालत में पहुंच गई। तू लाओगी की आंखें भय से फैल गईं। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे हट पाता, मेरा बायां हाथ उसकी छाती पर आ चुका था। मैंने केवल 2 शब्द कहे, मर जाओ। उसी क्षण उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसे महसूस हुआ एक बर्फ जैसी ठंडी, पूर्ण मृत्यु जैसी शक्ति उसके शरीर के भीतर घुस चुकी थी। उसका रक्त जम गया। उसकी नसें सूखने लगीं। उसके शरीर की हर चीज लगातार छीनी जा रही थी। "न नहीं!" उसने निराशा से चीख मारी। उसका शरीर तेजी से सूखने लगा। कुछ ही सांसों में वो एक सूखी हुई लाश बन चुका था। बॉडी टेम्परिंग रियल्म की तीसरी परत के साधक की सारी शक्ति सचमुच अद्भुत स्वाद रखती थी। वॉइड ची कई गुना बढ़ गई। वो मेरी नसों में उफनती नदी की तरह दौड़ने लगी। मेरा पूरा शरीर जोर जोर से चरमराने लगा। मेरी ताकत एक बार फिर विस्फोटक रूप से बढ़ गई। अब चलने का समय है। मैं मुड़कर जाने ही वाला था कि गड़गड़गड़! पूरा खदान क्षेत्र अचानक जोर से कांप उठा। चट्टानें फटने लगीं। पत्थरों की बारिश होने लगी। यह कंपन जमीन की बहुत गहराई से आ रहा था। एक ऐसी विशाल शक्ति जिसमें दफन होने और हर चीज के अंत की गहरी भावना समाई हुई थी, अचानक फट पड़ी। धूसर काली अर्थफींड ची, मृत्यु ऊर्जा और यिन ऊर्जा के साथ ज्वालामुखी की तरह धरती से बाहर फूट पड़ी। जहां जहां वो पहुंची, चट्टानें सड़ने लगीं। हवा तक जम सी गई। अर्थफींड यिन वैन फूट पड़ी थी। दूसरे साधकों के लिए यह एक भयंकर आपदा थी, लेकिन मेरे लिए यह तो स्वर्ग से उतरी दावत थी। मेरी आंखों में पागलपन भरी खुशी चमक उठी। मैं भागा नहीं, बल्कि सीधे उसी काली बाढ़ जैसी अर्थफींड ची की ओर छलांग लगा दी। मैंने वॉइड ची पूरी तरह सक्रिय कर दी। उसने मेरे शरीर के चारों ओर हल्की धूसर रोशनी की एक परत बना दी। अगले ही पल मैं असीमित यिन ऊर्जा, मृत्यु ऊर्जा और फींड की उस प्रचंड धारा में पूरी तरह समा गया। मैं पूरे 1 महीने तक अचेत रहा। 1 महीने बाद वो धांसी हुई खदान का प्रवेश द्वार अचानक विस्फोट के साथ खुल गया। मैं भीतर से बाहर चला आया, नंगे पांव, धूप के नीचे खड़ा। मेरी लंबाई अब लगभग 8 फुट थी। शरीर लंबा, संतुलित और विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ। मेरी त्वचा अब जेड जेड जैसी चिकनी और चमकदार हो चुकी थी। उसकी सतह पर हल्की धूसर चमक लगातार बह रही थी। मेरा चेहरा अभी भी जवान था, लेकिन मेरी आंखों में अनगिनत जन्मों की अथाह थकान और अनुभव जमा हो चुके थे। काले वस्त्र, नंगे पांव,
धूल का एक कण भी मुझ पर नहीं था। मेरे शरीर के भीतर वॉइड ची अब धुएं जैसी नहीं रही थी, वो अब गाढ़े द्रव जैसी बन चुकी थी। वो नए सिरे से बने चौड़े मेरिडियंस में गरजती हुई बह रही थीं। मेरे दांतियान डांटियन के भीतर अखरोट के आकार का एक धूसर वॉइड कोर धीरे धीरे घूम रहा था। उसकी सतह पर रहस्यमयी प्राचीन आकृतियां उकेरी हुई थीं। वॉइड कोर रियल्म। यह सामान्य साधकों के फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के बराबर था, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप बिल्कुल अलग था। मेरी वर्तमान शक्ति फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के मध्य चरण के साधक से सीधे भिड़ने के लिए पर्याप्त थी, और वॉइड ची को स्पिरिचुअल ची पर जन्मजात दबदबा हासिल था। अब समय आ गया था पुराना हिसाब वसूलने का। 3 दिन बाद मैं किंग्यूम सेक्ट के बाहर स्थित एक फांग मार्केट पहुंचा। मैंने अपनी सारी आभा पूरी तरह छिपा ली थी। इस समय मैं सिर्फ एक शांत साधारण योद्धा जैसा दिखाई दे रहा था। नक्शा खरीदने के बाद मैं वापस मुड़कर जाने ही वाला था कि दुकान के बाहर अचानक हलचल मच गई। एक घमंडी युवक भीतर आया। वो था किंग्यूम सेक्ट का इनर डिसाइपल जाओ युआन। उसकी शक्ति की रिफाइनमेंट रियल्म 6th लेयर थी। उसके साथ किंग्यूम सेक्ट की आउटर डिसाइपल वर्दी पहने एक और युवक था, की रिफाइनमेंट रियल्म 3rd लेयर लिन एओटियन। मैं बिना रुके आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, लिन ओटियन अचानक रुक गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम अभी तक जिंदा हो? खदान में जो हादसा हुआ था, हम सब ने समझा था कि तुम मर चुके हो। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं नहीं मरा। क्या इससे तुम्हें निराशा हुई? मेरी शांत आवाज में छिपी हुई बेपरवाही उसे और भी गुस्सा दिला गई। लिन ओटियन आगे बढ़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने क्यूई रिफाइनमेंट रियल्म 3rd लेयर की आध्यात्मिक शक्ति छोड़ दी। दबाव मेरी ओर टूट पड़ा। मेरे साथ लिन परिवार वापस चलो, सब कुछ साफ साफ बताओ। उसकी आध्यात्मिक शक्ति मेरे ऊपर गिरी, लेकिन वो ऐसे गायब हो गई जैसे समुद्र में गिरती एक बूंद। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आवाज पहले से थोड़ी ठंडी हो गई। रास्ते से हट जाओ, मौत मांग रहे हो। लिन एओटियन गरजा। उसकी हथेली पर स्पिरिचुअल छुई उमड़ पड़ी। उसने पूरी ताकत से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। जैसे ही उसकी हथेली मेरे चेहरे को छूने वाली थी, मैंने अपना बायां हाथ उठाया। मेरी तर्जनी उंगली हल्के से उसकी कलाई को छू गई। कड़क! हड्डी टूटने की साफ आवाज गूंजी। आए! लिन एओटियन दर्द से चीख पड़ा। उसका शरीर कई मीटर दूर जा गिरा। वो जमीन पर लोटने लगा। उसकी कलाई पूरी तरह विकृत हो चुकी थी। पूरा बाजार एकदम शांत हो गया। जाओ युआन का चेहरा बदल गया। उसका हाथ तुरंत तलवार की मूठ पर चला गया। तुम आखिर हो कौन? मैंने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, जिसे तुम लोग एक साधारण इंसान कहते थे। ढोंग करना बंद करो, इसे पकड़ लो। जाओ युआन ने तुरंत आदेश दिया। 2 आउटर डिसाइपल्स, जिनकी शक्ति श्वी रिफाइनमेंट रियल्म 4th लेयर थी, तलवारें निकालकर मेरी ओर झपट पड़े। उनकी तलवारें सीधे मेरे प्राण लेने के लिए बढ़ीं। मैंने दोनों हाथों की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को तलवार की तरह सीधा कर दिया। दोनों उंगलियां एक साथ आगे बढ़ीं। ठप ठप। दोनों की भौं के बीच एक एक छोटा धूसर छेद बन गया। दोनों उसी पल जमीन पर गिर पड़े। उनकी जीवन शक्ति तुरंत वॉइड ची ने निगल ली। यह देखकर जाओ युआन के पैरों तले जमीन खिसक गई। धप! वो सीधे घुटनों के बल बैठ गया। वरिष्ठ महोदय, दया कीजिए, मेरी आंखें मुझे धोखा दे गईं। मैं आपको पहचान नहीं पाया। घबराहट में उसने अपना स्टोरेज बैग उतारकर दोनों हाथों से मेरी ओर बढ़ा दिया, लेकिन उसी समय उसने चुपके से एक इमरजेंसी जेड तालिस्मान भी तोड़ दिया। मैंने स्टोरेज बैग ले लिया और अपनी शक्ति से उसे जबरन खोल डाला। फिर मैंने पूछा, किंग्यू सेक्ट में सबसे शक्तिशाली कौन है? उसकी शक्ति कितनी है? जाओ युआन कांपती आवाज में बोला, हमारे सेक्ट मास्टर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के मध्य चरण में हैं। इसके अलावा 2 एल्डर और हैं। दोनों फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के प्रारंभिक चरण में हैं। वो तेजी से सब बताता गया। वरिष्ठ महोदय, मैंने सब सच बता दिया। कृपया मुझे जाने दीजिए। मैंने पूछा, यहाँ से सबसे बड़ा फैंग मार्केट कहाँ है? पूर्व दिशा में, लगभग 800 ली दूर। मैपल लीफ इमॉर्टल सिटी, 10,000 ली के दायरे में। वही सबसे बड़ा कल्टीवेटर सिटी है। मैंने ये नाम याद कर लिया। उसी समय बाजार के बाहर से कई तेज आभाएं मेरी ओर बढ़ने लगीं। किंग्यू सेक्ट की लॉ एनफोर्समेंट टीम पहुंच चुकी थी। जाओ युआन की आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी, साथ ही गहरी नफरत भी। मैंने बिना कुछ कहे अपनी उंगली हल्की सी उठाई। एक पतली धूसर रेखा उड़कर उसकी भौहों के बीच समा गई। जाओ युआन का पूरा शरीर एक झटके से कांप उठा। उसकी आंखों की उम्मीद एक ही पल में असीम भय में बदल गई। उसकी त्वचा की चमक गायब होने लगी। उसका मांस सूखने लगा। कुछ ही सांसों में वो एक सूखी हुई लाश बन चुका था। दुष्ट!